श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं, जो 5 भागों में हुआ करता है। इसके पहले भाग का लघु रूप हम अलग से लघु पंचांग के रूप में आपके सुझाव के अनुरूप हम प्रस्तुत करते रहे। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृक पंचांग से ले गए हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है। और कुछ तथ्य विभिन्न पुस्तकों और पत्रिकाओं से हमने जो पढ़ा है उससे ली गई है। और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं और इसके पूर्व के पंचांग की तरफ चलें। हम पंचांग की सूची को देखते हैं कि पंचांग के 5 भागों में आपके लिए आज क्या है। तो पहले भाग में पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है, और इसी पहले भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके समक्ष प्रतिदिन प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग ग्रहों के गोचर से संबंधित है, भ्रमण से संबंधित है। चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जिस नक्षत्र में है और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों का मिलान करके आज का दिन कैसा रहने की संभावना है, कौन से शुभ और अशुभ मुहूर्त किस नक्षत्र वाले के लिए है, वह सारी सूची आपके समक्ष, जिसे तारा बलम के आधार पर प्रस्तुत है। और यह तारा बलम सिद्धांत 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तारा बलम आज के बारे में है, 9 तारा चक्र पूरे जीवन के बारे में विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्रमा पुनः ग्रहों के गोचर से संबंधित है। चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से बैठे हैं जन्म कुंडली में, और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा दिन होने के संकेत है राशि के अनुसार। और यह चंद्र राशि के अनुसार था, लग्न राशि के अनुसार है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथी प्रस्तुति चौघड़िया से संबंधित है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त होता है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। कौन से शुभ काल में कैसे काम किए जाए, कौन से अशुभ काल में कैसे त्याग अशुभ काल को कैसे त्यागा जाए, ताकि हमारे कार्यों में शुभता बनी रहे। काफी उपयोगी है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने इसको यहाँ पर लाने का प्रयास किया आपके जानकारी के लिए और आपके उपयोग। इसकी सटीकता काफी अधिक है और विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। इसके यूट्यूब पर हमने चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में हमने पोस्ट किया। फिर देखें, समझें ना। पांचवी और अंतिम प्रस्तुति अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। अंक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जो जन्म तिथि है उसी के इर्द गिर्द सारे अंक हमारे घूमते हैं और अंक हमें अपनाते हैं, हम अंकों को नहीं अपनाते। स्वयं अंक हमें खोजते हैं और यही वजह है कि वे अंक बार बार आकर हमारा हमसे टकरा, जाने अनजाने हम उन्हीं अंकों को चुनते हैं जो हमारे अंकों के लिए ग्रंथ के अनुसार विशेष हुआ था। तो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा अंक करने की संभावना है, उसमें कुछ अंक ज्योतिष पर लघु चर्चा कैसे काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ये 5 भाग की सूची हमने प्रस्तुत की। अब पंचांग में जाने के पूर्व पंचांग की महत्ता पर विचार करते हैं। पंचांग केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह उससे कहीं बढ़कर है। व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग पंचांग आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो पंचांग की महत्ता को देखते हुए आइए चलिए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को
अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग तथा अन्य प्रस्तुति के भागों का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं दैनिक पंचांग के पहले भाग। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 21 अगस्त 2025, माह भाद्रपद, पक्ष कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5136। आज का सूर्योदय 5:25 पर, सूर्यास्त 6:19। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा में सोता। आज पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार है। दिन गुरुवार, तिथि अपराह्न 12:44 तक त्रयोदशी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। उस तत्पश्चात चतुर्दशी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र मध्य रात्रि 0:08 तक पुष्य, उसके बाद अश्लेषा। योग अपराह्न 4:14 पर तक व्यतिपात, उसके बाद वरियान। और करण अपराह्न 12:44 तक वनिज, तत्पश्चात मध्य रात्रि 0:16 तक वृष्टि भद्रा और उसके बाद शकुनी। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त की भरमार लगी है। फिर भी यहाँ जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास आज देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज भोलेनाथ जब तक त्रयोदशी तिथि है वे भोजन पर हैं, उसके बाद शमशान पर रहते हैं, जो कि दोनों शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:18 प्रांत तक। अमृतकाल संध्या 5:49 से 7:24 रात्रि तक। गुरु पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गजब की आज संयोग है। ये तीनों, गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये प्रातः 5:25 यानी सूर्योदय से मध्य रात्रि 0:08 तक। पुनः बता दें, गुरु पुष्य योग बहुत कम लगता है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये तीनों 5:25 प्रातः से मध्य रात्रि 0:08 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:01 से 2:53 तक है। गोधूली विला संध्या 6:19 से 6:42 तक है। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:15 तक है। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:29 से 3:06 अपराह्न तक। गुलिक काल प्रातः 8:39 से 10:16 दिन तक है। यमगंड प्रातः 5:25 से 7:02 प्रातः तक है। वर्ज मुहूर्त प्रातः 8:20 से 9:55 प्रातः तक है। भद्रा अपराह्न 12:44 से मध्य रात्रि 0:16 तक है। और गंडमूल देर रात्रि, मध्य रात्रि कहें 0:08 से कल के सूर्योदय तक, उसके पश्चात। पंचक आज नहीं है। आज भद्रा का वास पाताल में है, मृत्यु लोक में है, जो कि अशुभ है। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के गोचर की स्थिति देखें। ग्रहों के गोचर की स्थिति जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे का है। चंद्रमा अपनी ही राशि में, कर्क राशि में आ गए हैं। सूर्यदेव अपनी ही राशि में है।
बृहस्पति देव मिथुन राशि में है। शेष ग्रह विभिन्न राशियों में है। इस प्रकार मित्र राशि में दो ग्रह, शत्रु राशि में चार ग्रह, सम राशि में एक ग्रह है, और स्व राशि में दो ग्रह हैं, चंद्रमा और सूर्य। नक्षत्रों के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में दो ग्रह, शत्रु नक्षत्र में चार ग्रह, सम नक्षत्र में एक ग्रह है, और स्व नक्षत्र में दो ग्रह है। किसी भी राशि का आपस में नक्षत्र या राशि परिवर्तन नहीं है। राशि के अनुसार बुध की राशि में तीन ग्रह, सरसूज की राशि में दो ग्रह, मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार बृहस्पति देव तथा शनि देव के नक्षत्र में दो तीन तीन ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, राहु तथा बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पंचांग के पास हमारे ग्रहों की स्थिति। अंश के अनुसार सूर्यदेव तथा शुक्रदेव कमजोर अवस्था में है। सूर्यदेव राशि परिवर्तन के कारण वे कम अंश के हैं, और शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने वाला। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं ग्रहों के आकाशीय स्थिति के अनुसार कि इस माह में जो ग्रह गोचर करेंगे वे कौन कौन है। बुधदेव 30 अगस्त को तथा शुक्रदेव 31 अगस्त को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्रदेव कल से 25 तक अस्त रहेंगे, और शनिदेव ये पूरे माह वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अब आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो कि तारा बलम जिसे कहते हैं कि नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। इसमें तारा बलम चंद्रमा जो स्थिर रूप से जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है और आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उससे उसके अनुसार आज देखते हैं। तारा बलम के सामने जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बने हुए हैं वे चंद्रमा के गोचर की स्थिति है, जो नक्षत्र जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे। और जो तारा बलम के नीचे जो लिखी हुई है वह जो रो बने हुए हैं वे चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जहाँ निवास कर रहे हैं, जहाँ जिस नक्षत्र में है उससे संबंधित यह ताराबलम आज के बारे में बताता है। और जब भी कोई आज का नक्षत्र जन्म विपत प्रत्यय और नैधन में पड़े तो अशुभता दिखाता है। संपत छेद साधक मित्र अति मित्र हो तो शुभ दिखाता। तो ये आज के स्थिति के बारे में ताराबलम के बारे में हम जानने के पहले, चूंकि मूलतः नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और यह नव तारा चक्र पद्धति बहुत ही सटीक है, जो कि जीवन के बारे में जातक के बारे में बताता है। हम नव तारा चक्र पद्धति से यह जान सकते हैं कि हमारे आने वाले दिन में कि कौन से दशा दशा महादशा हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से पीड़ादायक। और यदि हम पहले से यह जान जाए कि कौन से शुभकारी हैं कौन से पीड़ादायक हैं तो हम उस पर काम कर सकते हैं। और जब काम करेंगे तो शुभ दशा में शुभ कार्य का निष्पादन कर उसमें शुभता सुनिश्चित करेंगे, और साथ ही साथ अशुभ परिस्थिति के लिए हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रहेंगे, ताकि चुनौती हम सफलपूर्वक झेल सकें, सफलपूर्वक उस समय को पार कर सकें और उससे हमारी मानसिक वेदना या पीड़ा कम हो। उसी तरह से जन्म कुंडली में यदि ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो सकते हैं लेकिन नवतारा चक्र पद्धति से अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो फिर इस पर आकलन करना जरूरी है कि क्या वे फल देंगे।
जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बाद में ही बस कहते हैं कि वह व्यक्ति हमारे लिए अमुक नुकसानदायक हुआ और अमुक फलदायक हुआ। यह हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं नवतारा चक्र पद्धति। और यही वजह है कि उसमें जानना ये है कि हमारा तारा यानी हमारा नक्षत्र और उसके नक्षत्र जन्म नक्षत्र क्या थे, आपस के संबंध क्या क्या हो सकता है, यह नवतारा चक्र पद्धति से हम जान सकते हैं। तो इसलिए नवतारा चक्र पद्धति काफी सटीक है। और यही वजह है कि नवतारा चक्र पद्धति पर हमने आपके लिए वीडियो रखा है जो ज्ञानवर्धक है, उपयोगी है। आप उस पढ़ें, सुने, समझने का प्रयास करें और उसे अपने जीवन में उपयोग करने का प्रयास करें। और नवतारा चक्र पद्धति के फल की सटीकता को प्रमाणित करने के लिए इस प्रस्तुति में हमने भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली रखी है और यह साबित करने का प्रयास किया है कि नवतारा चक्र पद्धति से क्या फल मिल रहा है। और इतिहास के पन्नों में ही नहीं, हर की जीवा पर है कि भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान के आपस की मित्रता कैसी, यह नवतारा चक्र पद्धति से प्रमाणित। और यही वजह है कि इसकी सटीकता जो फल है, प्रतिफल, यह प्रमाणित। तो चलिए नवतारा चक्र पद्धति पर कैसे काम करता है उस पर संक्षिप्त चर्चा आपके ज्ञानवर्धन के लिए पूरा समय लेकर हम करते हैं। नवतारा चक्र पद्धति में कुल 27 नक्षत्र होता है, ये हम जानते हैं। और ग्रह 9 ही होते हैं, यह भी हम जानते हैं। इसलिए चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी ग्रह अपना फल नहीं देते, वे नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं। तो ग्रहों को नक्षत्रों से कैसे जोड़ा जाए, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, यह निर्धारित करने के लिए नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखा गया। नौ 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 नक्षत्र करके 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला से 9वां तक पहला, 10वां से 18वां तक दूसरा और 19वां से 27वां तक तीसरा। और उन नक्षत्रों को, ग्रहों को 9 ग्रह हुए, उन्हें महादशा के क्रम में रखा गया। केतु देव पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। ये ग्रह बने। और इतना ही नहीं, अब जो है नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ने के लिए पहला जो नक्षत्र हर श्रेणी में से, यानी पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व पहला ग्रह केतु देव को दिया गया। पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का समूह नक्षत्र जो बने, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, उनका स्वामित्व केतु देव को मिला। दूसरा हर समूह में से जो नक्षत्र हुए, दूसरा, 11वां, 20वां, उनका स्वामित्व शुक्र देव को दिया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को। और यही क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और यह सूची इस प्रकार, केतुदेव अश्विनी, माघा और मूला के स्वामी बने, जिनका नक्षत्र संख्या क्रमशः 1, 10, 19 का है, जो कि हमने पहले भी चर्चा की। और यह सूची आपके लिए काफी उपयोगी है, इसे सहेज कर रखें। अब फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो किसी जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उसके ग्रह को पकड़े और गणना वहीं से आरंभ करें। गणना वहां से आरंभ करें। और जब वहां से गणना आप आरंभ करेंगे तो पहला ग्रह वो बनेगा। उसके बाद दाहिनी ओर चलते चले, दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह को पहचाने। पहला ग्रह जो भी हो, यानी जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसके स्वामी, वे मिश्रित फल देते हैं।
शुभ और अशुभ दोनों देते हैं। वहां से तीस दूसरा, पुनः बता दें, पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, शुभ और अशुभ दोनों देते हैं। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह शुभ फलदायी होते हैं। वही पहला पहला तो साथ रहेंगे ही, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ये अशुभ फलदायी और ये बाधक होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। और इनकी जितनी भी मात्रा है परिणाम की, जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे फल जो है बढ़ते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी जातक का पहला ग्रह जो होता है वह कम पीड़ादायक होता है, तीसरा उससे ज्यादा, पांचवा उससे ज्यादा और सातवां इतना ज्यादा कि असह्य हो जाता है, आदमी परेशान। तो ये सूची आपके पास इस तरह से बनेगी, जो आपके लिए काफी उपयोगी है। अब आप किसी जातक का जन्म यदि चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, तो आप हम दूसरा, पहला, तीसरा और पांचवा सातवां ग्रह कौन से होंगे, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह कौन से होंगे, यह आप पहचान सकते हैं। और जब हम शुभ और अशुभ ग्रह की पहचान कर लिए, तब आप खुद ही बताएं कि कौन सा दशा महादशा का परिणाम अच्छा होगा। यह क्या आगे पहले से नहीं जान सकते? जान सकते। ग्रह की स्थिति अच्छी कुंडली में होने के बावजूद अच्छा फल देंगे कि या नहीं देंगे, यह भी हम जान सकते हैं। और यदि कोई जातक का जन्म कुंडली में सातवां ग्रह यदि उनका बाधक बनता है, या सातवां ग्रह उनके लिए अधिक पीड़ादायक है, तो पीड़ा तो और बढ़ेगी। इसलिए कहा गया है, सातवां ग्रह यदि मारक बनता है और यहाँ नैधन्य है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि पीड़ा कितनी हो। इसी प्रकार पांचवा ग्रह बाधक बनता है, तो बाधा हमारे पास आएगी। तो ग्रह से हम ये जान सकते हैं, और जब अग्रिम रूप से जान सकते हैं तो चुनौती किसी भी को सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह की स्थिति में हम शुभ कार्यों का निष्पादन करते हैं। हम बताते चले कि जब भी दिन का तारा आपके जन्म विपत प्रत्यय और नैधन्य में हो, तो काम को टालें। चलिए, अब ये तो रही ग्रहों की स्थिति। कौन सा जातक हमारे लिए सुफलदायी होगा, कौन सा अशुभ फलदायी होगा, ग्रहों की पहचान हमने, कौन से ग्रह सुफलदायी होंगे, कौन से अशुभ फलदायी होंगे, ये हमने पहचान लिया। अब कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सुफलदायी होगा, कौन सा अशुभ फलदायी होगा, यह जानने के लिए फिर ग्रह को पकड़े। और जो ग्रह आपके अशुभ फलदायी हैं, उनके नक्षत्र में जन्मे जातक आपके लिए अशुभ फलदायी होंगे। जो शुभ अगर फलदायी ग्रह हैं, तो उनके नक्षत्र में जन्मे जातक आपके लिए शुभ फलदायी। कितना आसान है पहचान। और यही वजह है कि जन्म कुंडली में हमने भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली रखी, और नवतार चक्र पद्धति की प्रस्तुति में, और ये साबित करने का प्रयास किया कि यह नवतार चक्र पद्धति कितनी सटीकता से। तो चलिए, आप भी खुद हम जाने, लोगों को भी बताएं, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से परेशान कम, और अचानक कोई भी उसके साथ जब घटना घटे, तो वह आदमी तैयार हो कि यह घटना तो घटने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ, हो सकता है बिजनेस पार्टनर हम कोई चुन रहे हो, और यदि हम पहले से नवतारा चक्र पद्धति से उसके सितारे को देख लिए, उसके तारे को देख लिए, तो हम अपना सितारा तय कर सकते हैं कि उसके साथ कैसा फल हो। तो यह हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं। चलिए, यह प्रस्तुति को अब आगे न बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं आज के तारा बल के अनुसार चंद्रमा क्या क्या है। आज चंद्रमा
मध्य रात्रि 0:08 तक पुष्य नक्षत्र में है, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में जाते हैं, जिसके चलते गंडमूल लगने वाला है। क्योंकि अश्लेषा से अश्विनी में, माघा में जब चंद्रमा जाएंगे तो एक गंडमूल लगेगा। जैसे ही रेवती में बुध के नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, वहीं से गंडमूल आरंभ होता है। तो आज यदि हम देखें तो भरनी, पूर्वा फाल्गुन या पूर्वाषाढ़ के जन्मे जातक के लिए मध्य रात्रि 0:08 तक नैर्धन्य वाली स्थिति है, बहुत पीड़ादायक है। उसके बाद मित्र की स्थिति बनती है। तो सावधान रहें शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक। यदि हम पुनर्वसु, पूर्व विशाखा और पूर्वा भाद्रपद को देखें, इस नक्षत्र में जो जन्मे हैं, तो पहला भाग संपत लेकर है, दूसरा भाग विपत। इसलिए दूसरे भाग में ऐसे जातक जो बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक हैं, वे सावधान। और यदि किसी जातक का जन्म इस तरह से हुआ है जो उनके लिए नैर्धन्य, प्रत्यय, विपत या जन्म नक्षत्र में आज का ताड़ा जा रहा है, तो सलाह ये दिया जाता है कि कोई भी काम, नया काम आप करने जा रहे हैं तो सावधान रहें। क्योंकि इसमें अशुभता की संभावना ज्यादा, शुभता की संभावना कम रहती है। कोई भी उपाय करने का रिस्क न लें, जोखिम न उठाएं। यह हमारा सलाह है। फिर भी लोगों का मानना है कि कुछ उपाय तो हो सकते हैं, तो आपके मानने के अनुसार, आपके मांग के अनुसार हम प्रस्तुति यह आपको बता रहे हैं, कि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये उपाय हो सकते हैं, लेकिन इसकी प्रमाणिकता, जो सफलता की प्रमाणिकता है, वह अभी तक हमें नहीं मिली। इसलिए जोखिम नहीं लें। उपाय के तौर पर, अगर जो अपुष्ट उपाय है, कंफर्म नहीं है, तारा, जन्म तारा में यदि पड़ता है तो पीला पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। और आज का नक्षत्र आपका विपत या पर में पड़ता है तो गुड़ का दान करें। प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान करें। और नैर्धन्य में पड़ता है तो फिर मूर्त मूर्त को त्यागें। उसमें भी मजबूरी यदि हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। पुनः बता दें, यह जो उपाय है, परिहार है, यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए जोखिम नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अगली प्रस्तुति में, नक्षत्र से राशि। चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे चंद्र बलन कहते हैं। चंद्रमा आज कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और वे राशि परिवर्तन आज नहीं करेंगे। तो चंद्रमा जब राशि परिवर्तन नहीं करेंगे तो उनके राशि का क्या होगा, उसके अनुसार जो फल है, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए आज दिन शुभ है। शेष राशि वाले जातक पर सावधान है। आपके लिए शुभ तब संकेत नहीं है। मिथुन, वृश्चिक तथा मीन राशि वाले जातक इष्ट देव का ध्यान धरते हुए कोई भी कार्य करें। अशुभता कम होने की संभावना हो सकती है, किंतु सावधान। और शेष राशि वाले जातक अति सावधान। पुनः बता दें, प्रतिफल अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें, लग्न के अनुसार नहीं। क्योंकि आपकी राशि वही होती है जो चंद्रमा जहां विराजमान हो। लग्न को राशि नहीं माना जाता, वे लग्न ही होते हैं। तो चलिए, यह प्रस्तुति, तीसरे भाग की प्रस्तुति समाप्त होती है। चौथे भाग की प्रस्तुति में आपका स्वागत है, जो चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का मुहूर्त होता है जो शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। किसी भी शुभ काल को, कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह शुभ कार्य पूजा पाठ हो या कोई भी पहले काल शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। गृह प्रवेश से लेकर मकान खरीदने, वाहन खरीदने आदि सभी में यह मुहूर्त काम करता है। यह काफी, इसकी उपयोगिता काफी अधिक है, इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता
और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया पर हिंदी और अंग्रेजी में हम अलग अलग वीडियो यूट्यूब पर रखें। आशा करते हैं यह आपके लिए उपयोगी होगा। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं। और हर चौघड़िया का सप्ताह से दिन से जोड़ने के लिए तो नामकरण 7 दिन का 7 चौघड़िया का हुआ। और इस प्रकार 8वां चौघड़िया जो होता है, जो आदि का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। यानी जो दिन का चौघड़िया आरंभ का चौघड़िया होता है सूर्योदय के समय का, वही सूर्यास्त के समय का चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के। रात्रि आरंभ के समय जो चौघड़िया हुआ करता है, रात्रि समाप्ति पर सूर्योदय के पहले वही चौघड़िया हुआ। तो इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से बना, और सभी साप्ताहिक दिनों का संबंध उनके रूलिंग प्लैनेट से, शासक ग्रह से। यानी 7 दिन 7 शासक ग्रह, राहु केतु को छोड़कर। और ये सातों ग्रह विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, अधिकृत होते हैं, विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोगी होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार हम कहें कि हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी हुआ करता है। इस प्रकार हर चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होता है, और इसलिए इसकी उपयोगिता काफी अधिक है। चौघड़िया को देखते मुहूर्त देखते समय हम यह सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है। रात का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। और जब भी वो वैसी स्थिति बने, तो अशुभ चौघड़िया को त्याग करना चाहिए। जब भी कोई चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त हो, तो उसे त्याग कर देना चाहिए, ताकि शुभता बनी रहे कार्यों में। और शुभ बाकी बचे जो चौघड़िया हुए, जहां कोई अशुभता से अधिव्याप्त नहीं है, तो उसका उपयोग करें। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज दिन बुधवार है, और शुभ चौघड़िया से दिन, आज का दिन बृहस्पतिवार है, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, और शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त। रात्रि अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त। सभी चौघड़िया में अमृत चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है, क्योंकि इसमें सभी कार्य आप कर सकते। तो आज का चौघड़िया देखें, दिन का अमृत चौघड़िया, काल चौघड़िया और सूर्यास्त के समय का शुभ चौघड़िया, यह क्रमशः राहु काल, काल वेला और वार वेला से ग्रसित, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, जो 11:53 से 1:16 तक वार चौघड़िया है, वह अशुभता से, काल रात्रि से ग्रसित है। ये गलत ठीक है। आज का चौघड़िया रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है, 11:53 से 1:16। यानी आज का दिन का चौघड़िया 1:29 के बाद सूर्यास्त तक अशुभता से अधिव्याप्त, जो क्रमशः राहु काल, काल वेला और वार वेला है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हुआ करता है, वह काल रात्रि से, इनका परित्याग करना चाहिए। तो ये रहे हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति। पांचवें भाग में आपको ले चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। और यह जानने के पहले आपको यह अंक ज्योतिष पर थोड़ी सी परिचर्चा कर लें। अंक ज्योतिष में एकल अंक काम करता है, जो कि एक अंक, सिंगल डिजिट जिसे बोलते हैं, यह काम करता है। शून्य की गण को गणना में नहीं लिया जाता, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 के अंक के बीच में पांचवा अंक ऐसा होता है जो किसी उसकी स्थिति जो है वह 1 से 9 के अंकों के बीच के मध्य की स्थिति है, इसलिए वो मध्यस्थता का काम करता है, संतुलन कर बैठाने का काम करता है आपस के अंकों को, चाहे वह पहले अंक आए हुए हो या बाद में। और ये 1 से 9 तक अंक जो हैं, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड नंबर जब भी होता है जो 1 से 9 एक सिंगल डिजिट से ज्यादा होता है, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़ दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप जन्म तिथि का 2 अंकों का, वर्ष 4 अंकों का, या मोबाइल संख्या आदि आदि।
इसे सभी जोड़कर एक एक अंक में परिवर्तित किया। इन अंकों के जो 1 से 9 तक अंक है, इनके स्वामी ग्रह होते हैं, शासक ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6वां का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि और 9वां का मंगल। और इनको अंकों की दुनिया में विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा या सरकार से संबंधित किया जाता है, 2 को रानी या पार्टनर से संबंधित किया जाता है, तीसरा को गुरु से, सलाहकार से, चौथा को शरारती तत्वों से, 5वां को राजकुमार से, छठा को मंत्री से या सुखदाई से, 7वां को धर्मगुरु से, 8वां को अधीनस्थ से, अपने से नीचे तबके वाले लोगों से और न्यायाधीश, 9वां को सेनापति से, पुलिस से और चिकित्सक से, डॉक्टर से संबोधित किया जाता है। अंकों की दुनिया में जब हम कदम रखते हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें अंक जीवन, जब हम भी जीवन में धरती पर जब कदम रखते हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त कुछ अंक होते हैं जो जन्म तिथि होते हैं। ये स्थायी रूप से होते हैं और इनके ही अंक से हम कुछ और अंक निकलते हैं जो कि मूलांक कहलाता है, तिथि का योग। इसे मूलांक कहते हैं। तिथि, वर्ष और माह का योग यह भाग्यांक कहलाता है। बोलचाल की भाषा में मूलांक को ड्राइवर भी कहते हैं, भाग्यांक को कंडक्टर। इससे कुछ और अंक निकलते हैं जैसे कुआ नंबर या एंजल नंबर, एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर आदि आदि। उसके बाद वो अंक जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, उन अंकों को हम प्रयोग करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आपस में मूलांक भाग्यांक में टकराव नहीं हो, एक दूसरे के मित्र हो। यदि नहीं होते हैं तो फिर अन्य अंकों को सहारा लेकर संतुलित करने का प्रयास करें। ये सभी अंक स्थायी होते हैं। जो भी जन्म तिथि से ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक से जो भी अंक निकले वो स्थायी। लेकिन और हम जो अंक बनाते हैं वे हमारा होता है, वो डायनेमिक होता है, जो परिवर्तनशील। पहला अंक उदाहरण स्वरूप नाम होता है। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि नाम का कैसे होगा। तो नाम का हर अक्षर का अंकीय मूल्य, जब भी शब्द कोई आते हैं उसके जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं, अल्फाबेट्स प्रयुक्त होते हैं, उसके अंकीय मूल्य होते हैं। और उसका अंकीय मूल्य को अक्षरों में, वो अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर उन्हें जोड़ते हैं और जोड़कर हम एक अंक में परिवर्तित करते हैं और इस प्रकार एक अंक में परिवर्तित कर उसका उपयोग करते हैं। ये अंक हमारे मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। इसलिए मित्र या तटस्थ अंकों को पहचानने के से अच्छा है कि सबसे पहले जानकारी है तो शत्रु अंक को पहचान। तो एक अंक के, सभी अंकों के शत्रु आपके समक्ष है। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, इसी क्रम में आपके समक्ष सभी अंकों के शत्रु अंक। साथ ही साथ ये बता दें कि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। और मूलांक भाग्यांक आपस में ही शत्रु यदि है, किसी का मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, तो फिर ऐसे अंक को हम खोजते हैं नाम के रूप में, क्योंकि नाम ही ऐसा सबसे पहला अंक होता है जो जीवन पर्यंत सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। तो ऐसे अंक को हम नाम के रूप में लाते हैं जो 1 और 8 दोनों के थे, और वो अंक 5। 5 अंक हमेशा जिसको भी, जिसे भी नसीब होता है, वह बहुत ही कुदरत द्वारा प्रदत्त भाग्यशाली। 2025 में जो भी जन्म जातक हैं उनके 5 स्वतः अंक आएंगे, यह उनके लिए भाग्यशाली होगा। लेकिन मूलांक और भाग्यांक यदि आपस में टकरा रहे हैं तो फिर नाम को हमको 5 पर ले जाना। साथ ही साथ एक, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ है, यह मूलांक 1 होता है, तो ऐसे जातक को का पहला नाम जो 8 अंक वाला होता है, एफ और पी नहीं होता। नहीं तो जीवन में बाधा हो सकती है, परेशानियां। उसी तरह 2 मूलांक वाले जातक का, मूलांक या भाग्यांक वाले जातक का नाम का पहला अक्षर टी एम टी यू भी WFP नहीं होना। इसी तरह से हम सभी अंकों का निकाल।
कि किस जातक का नाम का पहला अक्षर कम से कम 70 अंक का अक्षर नहीं। तो अब हम देखते हैं आज के दिन की कैसी अंकों की शुभता के। तो आज 21/8/2025 है। आज का मूलांक 3 है, भाग्यांक 2 है। दोनों आपस में मित्र, इसलिए 2 अंक वाले जातक, 2 अंक आज किन किन अंकों वाले जातक को शुभता के संकेत देते हैं। तो 2 अंक वाले, जब भी 2 अंक होता है उसके मित्र अंक है 1, 2, 3, 5 और तटस्थ अंक है 6। शेष अंक शत्रु अंक है 2 के। 2 के लिए 4 अतिशत्रु, 7 अतिशत्रु, 8 अतिशत्रु और 9 विशत्रु। इसलिए जिस जातक का जन्म 1/10/1928 को हुआ है, किसी भी माह का 2/11/2029 को हुआ है, 3/12/21/30 को हुआ है, या 5/14/23 को हुआ है, 6/15/24 को किसी भी माह का हुआ है, उनके लिए दिन शुभता के संकेत है। शेष तिथि को जन्मे जातक किसी भी माह के, उनके लिए शुभता और सावधानी के संकेत दे रहे हैं। जिस जातक का जन्म 4/13/22/31 को हुआ है किसी भी माह का, 7/16/25 को हुआ है किसी भी माह का, 8/17/26 को हुआ है किसी भी माह का, और या 9/18/27 को हुआ है, वे थोड़ा सावधान रहे। 8 मूलांक वाले सबसे ज्यादा सावधान रहे जिनका जन्म 8/17/26 को हुआ है, क्योंकि उनकी स्थिति स्वास्थ्य के प्रति संकेत है। उनको शून्य स्कोर भी मिल रहा है। अति शत्रु में भी सबसे ज्यादा फैटल जो होता है वह 2 के लिए 8। इस प्रकार हम सभी से आग्रह करते हैं कि जो जातक जिनका मूलांक 4, 7, 8, 9 है, वे आस पास सावधान रहें। खास करके वाहन चलाते समय वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं कि प्रस्तुति हमारी समाप्ति होती है, और आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी प्रस्तुति आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित। सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का तथा अन्य प्रस्तुति का ज्ञान अर्जन कर उसका उपयोग कर जीवन में अधिक सफल और समृद्धशाली बना सके अपने जीवन को। और आपके उनके इस प्रयास में हम सब होने के बने हर प्रस्तुति को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं ये आपको उपयोगी होगा, और इसलिए आपका फीडबैक जरूरी है, आपका सुझाव आमंत्रित। और अंत में पारिश्रमिक के रूप में सही, हमारे प्रोत्साहित करने के लिए ही सही, पोस्ट को लाइक करना ना। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हरि विष्णु।